बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे को एंकर अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं फॉर सम रीजंस, लेकिन इट्स फाइन। लेकिन जनाब, आज हम 6 सितंबर की बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से। जी, कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिसके बायस उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर बात की जाए तो 6 सितंबर एक ऐसा ही बहुत बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक फौज सरहद के निगहबानों की तरह, सरहद के निगहबानों की जो आंखें हैं निगहबानों की, वो खुली थी। और इसी दौरान दुश्मन ने हमारे प्यारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए एक गीदड़ बबकी दिखाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुंचकर करेगा। लेकिन वतन के इन बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे, जिंदगी भर का खाना ही भूल गए। इस दिन की मुनासबत से पूरी पाकिस्तानी कौम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान मनाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक वकार और लाजवाल इस्तक़लाल का इस्तियारा है। ये वही दिन है जब पाक फौज ने मुल्की सरहदों का दिफा बड़े बावकार अंदाज में मौसर बनाते हुए दुनिया को ये बावर कराया कि हम एक जिंदा कौम है। इस दिन मुहब्ब वतन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ जो कहने यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया, जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह का काम करता रहेगा। आज के दिन जी पाकिस्तान के हर फर्द को अहद करना है कि वो वतन अजीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्लों तक पहुँचाएंगे। आज के दिन सब पाकिस्तानी कौम उनके बहादुर बेटों को सलाम पेश कर रही है, जिन्होंने सन 1965 की जंग में तमाम मार्कों में मुल्क की जो इज्जत है, वकार है और सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। जनाब, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो। और इसी हवाले से आज हमने सोचा कि स्टार्ट में हम बात भी करेंगे। और आज के दिन हम मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ हुआ दिन में, और हमने देखा भी कुछ इस हवाले से। अब क्योंकि सबसे पहले यकीनी तौर पे पाकिस्तानी होने के बाद आप एक फ़ौजी हैं, तो मैं आपके ख्यालात, आपके जज्बात 1965 6 सितंबर के हवाले से जानना चाहूँगा। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? देखें, ये 6 सितंबर जो है ना, ये यकीन करें, इट वाज अ डे जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार बन गई थी। और जो एक आपको पता है कि हमारे एक डरपोक और मकार दुश्मन जो है उसने सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक किया, और बड़ा उसका प्लान था कि लाहौर के जिमखाना में जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड नॉट रियलाइजिंग द कैपेबिलिटीज एंड प्रोफेशनलिज्म और जज्बा ईमानी जो पाकिस्तानी फौज का था। पूरी कौम जो खड़ी थी, मैंने यकीन करें आई वाज जस्ट यंग स्टूडेंट उस वक्त, और जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम ने मिल के दुश्मन का दिफा किया और उसके दांत खट्टे किए, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये ऐसा जज्बा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि आप हैरान होंगे कि लोग जब पता चला कि जी लाहौर रावी ब्रिज के ऊपर दुश्मन की छाताबरदार फौज उतर रही है, तो लोगों ने डंडे और लालटेन लेके भाग पड़े उस तरफ कि जी हम डंडों से इनको मारेंगे। और जब जहाज आते थे, डॉग फाइट होती थी आसमान के ऊपर हमारे जहाज़ों इंडियन के साथ, तो वहाँ लोग छतों में जाके तालियां बजा रहे होते, नॉट रियलाइजिंग कि बुलेट्स फायर हो रही हैं और कोई जख्मी और बाकी जख्मी भी कुछ हुए। लेकिन वो ऐसा जज्बा मैंने आज तक नहीं देखा ऑनेस्टली। और वो उसमें इस तरीके, और वो फिर एक मलका तरन्नुम नूरजहां के वो मिली नगमे इतना खून गरमाते थे नौजवानों के, हमारे फौजियों के, कि हर एक के बंकर के ऊपर वो ट्रांसिस्टर पड़े होते थे और वो नोट आगे ताने में चल रहे होते थे। और जब फौजी शहर में से गुजरते थे तो यकीन करें उनकी गाड़ियों के ऊपर औरतें, बूढ़े, बच्चे इतना सामान ला देते थे कि उनका बस नहीं चलता था, खुद जाके मोर्चों में इनके साथ बैठ जाए और लड़ाई करें। आई थिंक ऐसा था, और इसी वजह से आपने देखा कि इतना अटैक उन्होंने किया, लाहौर पे किया, सियालकोट पे किया, वहाँ निशान हैदर मेजर राजा की भट्टी को मिला, जिस तरीके से लाहौर का दफा किया। ये वो एग्जाम्पल हैं जिससे हमेशा हम रहनुमाई हासिल करते हैं। एक नया जज्बा होता है, एक नया
वलवला होता है कि हमने आइंदा के लिए भी दुश्मन को इसी तरह फेस करना है व्हेनेवर ये कोई ऐसी बेस्ट एडवेंचर करे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने खुद भी कहा कि वो जज्बा, वो शौक और फौज के साथ जो इज़हार यकजहती है 6 सितंबर के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, और ये हम देखते हैं कि अभी भी जब भी कोई ऐसे वाक़यात, जब भी हम अपने दुश्मन की बात करते हैं, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी उनकी जानिब से की जाती है, तो अभी भी कौम के अंदर शायद वो इंथुजियाज़म है। तब शायद सोशल मीडिया या इस तरह के मामलात नहीं होते थे, पर अब चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। इस नए दौर में जो ये नई चीज़ें हैं, जिसके साथ ऑब्वियसली कुछ इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, और अच्छी बुरी चीज़ें दोनों साथ जुड़ी हुई हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो आई एम श्योर कि ये जज्बा जब भी पाकिस्तान को कोई भी मुश्किल आती है और हमारा दुश्मन हमारी तरफ में नजर से देखता है, पूरी कौम यकजा हो जाती है। और ये एक फौज की जो स्ट्रेंथ है, देखें लड़ाई जो होती है ना, हमेशा यू फाइट एज ए नेशन, द आर्मी डजंट फाइट अलोन। इसलिए मुझे यकीन है और हर दफ़ा मैंने देखा है कि फौज हमेशा मुख्तलिफ से खड़ी होती है, और जो दुश्मन का नैरेटिव रहा है और अभी भी है कि किसी तरीके से फौज और अवाम में जो एक एतमाद है, इसको तोड़ दो, फौज को और अवाम को दूर कर दो, और फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। याद रखें, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। ठीक है, फौज मजबूत है तो पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है, और इसकी आपको अंदाजा नहीं है, यकीन करें मैंने सियाचिन पे सर्व किया है, इस तरह 20,000 फीट के ऊपर नौजवान 30 डिग्री टेम्परेचर माइनस के अंदर वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। फिर कश्मीर के पहाड़ों पे देखें, फिर पंजाब में देखें, फिर रेगिस्तान में देखें, और कभी वो ये सोच नहीं है, और वो 6-8 महीने उस पोस्ट से नीचे उतर ही नहीं सकते, बर्फ जब नहीं होती है। तो ये जो कुर्बानी, फिर उसके बाद आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी में, टेररिज्म में जो ये इनके हमारे देखें कितने ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, और हमारे ऑफिसर्स की तादाद हमेशा शहादत की ज्यादा होती है बिकॉज दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल में हर वक्त इन चीज़ों को कौम को याद रखना चाहिए, और 6 सितंबर मनाया भी सकता है। बिग साहब, ये भी बताइए कि ये जो जिस जज्बे का आप जिक्र कर रहे हैं, एक कामयाब फेडरेशन के लिए तगड़ी आर्मी ज़रूरी है, और तगड़ी आर्मी के लिए उससे पीछे नेशन का बैकअप बहुत ज़रूरी है, एज यू हैव सेड, और वी ऑल नो दैट, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब तक कौम पीछे खड़ी नहीं होती, फौजें जंग नहीं लड़ती, कौमें जंग लड़ती हैं। इसमें क्या वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली भी आई है, कमी या ज़्यादती भी हुई है, ये जो ताल्लुक़ रहा है? और इन केस में थोड़ा सा और खुल के बात कर लेता हूँ, असर हाजिर के अंदर कुछ सियासी अनासर या मामलात को लेकर ये फासले बढ़ाने की कोशिश की गई है, कुछ हद तक लोग कामयाब भी हुए हैं IMF से। आप इसको कैसे देखते हैं? और इस खलीज को कम करने के लिए, जो कि यकीनी तौर पर जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसका हिस्सा है, और काफ़ी हद तक जैसे अरुला ने कहा कि नए नए टूल्स इस्तेमाल होते हैं इसके लिए पाकिस्तान आर्मी के पास क्या स्ट्रेटजी और पाकिस्तानी कौम की क्या जिम्मेदारी है? देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी में डेफिनेटली आपको पता है कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया, एंड नॉट रियलाइजिंग कि इससे मुल्क की सलामती और बका को कितना नुकसान होगा, नेशनल सिक्योरिटी इशू को कितना बड़ा इशू होगा। जब 65% यूथ है, आपने उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, और फिर उसके बाद 9 मई को जिस तरह कल्मिनेट किया, दैट वाज वेरी वेरी सीरियस। ऑनेस्टली नाकाबिले माफ़ी बात है कि इतना आप यादगार शोहदा कैप्टन कर्नल शेर निशाने हैदर, उनकी यादगार को डिस्ट्रॉय किया गया। लाहौर में कोर कमांडर का देख लें, MM आलम, जो जिनके कारनामे दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाए जाते हैं, कि हाउ इट इज पॉसिबल कि 1-1.5-2 मिनट में 5 जहाज उन्होंने गिरा लिए। ब्रिलियंट, आप जस्ट इमेजिन करें आप, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स जिस तरीके से दुश्मन के इलाके में जाके, मुझे अभी भी आ रहा है हलवाड़ा, पठानकोट, कि जी वो जाके उनके जहाज खड़े के तबाह कर दिए, उनकी एयरफोर्स को इनफेक्टिव कर दिया, एयर डोमिनेंस कर दी। मुसल्लह फौज जाके कसूर में जाके केमकरन के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि इंडियन डिजाइन थे कि जी पाकिस्तान में आएंगे, उलट हो गया। सियालकोट में दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई चमिंडा के महाज के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो जिससे यू ड्रॉ रीअश्योरेंस एंड स्ट्रेंथ दैट पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम
ये एक एक 5th जनरेशन वॉर में अब उसका कन्वेंशनल वॉर बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। दे वांट टू गो एंड हिट द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दे वांट टू डिवाइड। ठीक है भाई साहब, वक्त मेरे पास कम है, आपकी इस नई असाइनमेंट के हवाले से भी एक सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ। कैसा तजर्बा है जी, आप निगरान वज़ीर आला की सीट पे बैठे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सूबा है। अब तक क्या एहसास है और लोगों की क्या हमें बड़ी उम्मीदें हैं? हम जब आपका नाम आया तो आई वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन के चले एक ऐसे आदमी को लगाया जो कि डिजर्व करते हैं। तो सर क्या एहसास हैं अभी तक, क्या फाइंडिंग्स है आपकी, क्या करने जा रहे हैं? देखें, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, खास तौर पे देखिए कराची में, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ें हो रही थी। एक तो स्ट्रीट क्राइम की इंतहा हो चुकी है, स्नैचिंग, चोरी, पर्स छीन लेना, फायर कर देना, ATM से लोग पैसे निकाल रहे हैं कर देना। ये हमारी 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो हमने इमीडिएटली करनी है। नंबर 2, इसके बाद मुनशियात आपने देखा कि बच्चों को 65% हमारी यूथ है और उनके अंदर देखें कि स्कूल कॉलेज में तो हमें जहाँ ये फैक्ट्री हैं गुटखे की और बाकी ये चीज़ों नशियात की, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन लेके जाता है, कौन वहाँ देता है, इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्ट हम करने लगे हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट मोस्ट, इस कच्चे में जो इस वक्त डिकॉइट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाली हुई है, आपने वीडियो भी देखी होंगी। वो हमने सारे मगवीर हमने रिकवर भी कर लिए हैं, धरने भी ख़त्म करा दिए हैं और अभी इंशाल्लाह बस हमारी आज शायद पोस्टिंग निकलेंगी ये DIGs की और SSP की और 3-4 दिन के बाद विल सी के वील को ऑल आउट कच्चे में ऑपरेशन के लिए, ताकि डिकॉइट में जैकोबाद, कश्मीर, शिकारपुर और इन जगहों के ऊपर हमें ऑपरेशंस करने हैं। तो साइमल्टेनियसली जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि वी शुड बी एबल टू सक्सीड। तो अब रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है, क्योंकि जब आर्मी चीफ कराची में थे एक दिन पहले तो उन्होंने एज पर द इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम इंगेज करेंगे हर वो जरिया जिसके जरिए हम अमन व अमान कायम कर सकें। और इससे पहले रेंजर्स ने बहुत बखूबी काम किया था। वी रिमेंबर कराची के अंदर क़याम अमन हुआ था आज से 2-3 साल पहले और फिर हालात ख़राब हुए। तो क्या, क्योंकि लोकल पुलिस तो माजरत के साथ इस वक्त आपके अंडर है बीरी साहब, लेकिन हमें पता है कि उसकी या तो कैपेसिटी नहीं है या उसकी विल नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं रोकते हैं, नहीं रोक पाते हैं ये जो स्ट्रीट क्राइम्स एंड ऑल है। तो क्या हम देख सकते हैं कि आप रेंजर्स की असिस्टेंस लेंगे या लोकल पुलिस से ही मदद लेंगे आप? No, रेंजर्स इज गोइंग टू बी 100% नॉन कॉर्पोरेटेड। रेंजर्स और पुलिस मिलके कराची में भी और उसके बाद कच्चे में जो ऑपरेशन करने हैं उसमें भी रेंजर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे। और आप देखेंगे कि हमने ये नेट ब्रेक करना है, जो सहूलतकार पथारीदार होती है और डेकॉइट्स का, इन सब के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो अभी दूसरी बात ये भी है कि कराची के अंदर जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन है, चूंकि आप ओबियसली कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, कितना मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास है कराची के मामलात को बिलखुसूस बिकी साहब ठीक करने के लिए? चूंकि तकसीम बहुत ज़्यादा है, इससे पहले हमने देखा जो एथनिक वो कहना चाहिए एक डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको लेकर कितना चैलेंजिंग है ये आपकी कैबिनेट के लिए सारी सूरत हाल को लेकर चलना? देखें, ये तो चीफ मिनिस्टर की बात भी है और फिर चीफ आर्मी स्टाफ का भी, हर एक का ये नुक्ता नज़र है कि कराची को हमने सेफ सिटी बनाने, साथ हमने बड़ा एलेबरेट प्रोग्राम बन गया है, पैसा एलोकेट हो गया है सेफ सिटी करने के लिए। पूरे ओवरलैपिंग कैमरे अब कराची में लगेंगे ताकि कहाँ से मुजरिम आता है, कहाँ वो जुर्म करता है और कहाँ जाके छुपता है, सारा हमारे पर रिकॉर्ड होगा कंट्रोल रूम में। इंशाल्लाह इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा इस पर करेंगे। एक डिसाइडेड फैक्ट है कि हमने कराची को सेफ सिटी बनाना है, क्राइम फ्री बनाना है, मुनशियात फ्री बनाना है। मेरे ख्याल में स्मार्टली अगर काम हो, बीरी साहब आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि आपसे इतनी बात हुई है इस सारे मौजू के ऊपर। इन दी एंड चूंकि 6 सितंबर की बात हो रही है, मैं चाहता हूँ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे और बहुत ज़रूरी है। आप बीइंग एन एक्स ऑफिसर आप कुछ कहना चाहें और इसके साथ साथ जो आजकल की यूथ है उसके लिए भी, इफ़ यू जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज। देखें, आज के दिन में हमें एक ज़रूर अहद करना चाहिए कि पूरी कौम हम पाकिस्तान के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, नंबर 1, एंड ट्रस्ट योर आर्म्ड फोर्सेस, दे आर अवेक एंड यू हैव अ गुड स्लीप। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सलामती बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से कभी दरगेज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मुसल्लह फ़ौज ने एनिमी का डिफीट करना नैरेटिव के जी पाकिस्तान फौज को लगा कर नहीं, यू शुड बी मोर, वी शुड बी जेल टुगेदर। यही चीफ आर्मी स्टाफ का पैगाम है कि मुसल्लह फौज अपने अवाम से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके लिए हर वक्त खड़ी हैं, हमें आपकी हर वक्त सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर जिस तरह जनरल राहील शरीफ साहब के टाइम के ऊपर कराची को क्लीन अप किया गया था,
बहुत सारे मामलात हल हुए थे, हमें बहुत उम्मीदें हैं जनरल आसिम से, हमें बहुत उम्मीदें अब आपसे, चूँकि आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जगह पे हैं। अल्लाह आपको भी हिम्मत दें एंड डू इट सर, आप ज़रूर इसको कर गुजरिए ताकि बहुत सारे लोगों की दुआएं आपका पीछा करें। थैंक यू वेरी मच। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर आला सिंध। उनका कहना है कि हम कराची को हर सूरत में जराइम से पाक करेंगे, एक सेफ सिटी बनाएंगे। आज़म और बातें होती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल हो और इसके रिजल्ट सामने आए, कराची के अवाम की कुल आसानी हो, क्योंकि कराची में ऑलरेडी हालात बड़े ख़राब है। चले जी, अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये कि आज पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ लाहौर के अंदर जी। आप देखने जा रही हैं? नहीं, कहाँ सुपर फोर। हमारे सलीम खालिक साहब कराची से लाहौर आ गए मैच देखने। हाँ, वो कराची से लाहौर आए हैं कल। मैंने उनका स्टेटस, हो सकता है आज हम उनको इनवाइट भी कर ले वैसे। लेकिन ये जो आज मैच हो रहा है पाकिस्तान, नहीं, मैं पता है मैं बात क्या करते हैं कि हम बेकदरे हैं ना, कि हम देखे पड़ोस में होके नहीं जाते, लोग कराची से। आप जाना चाहते हैं 6 किलोमीटर दूर गाड़ी लगा के पैदल? ऐसी बातें बताई नहीं जाती। अच्छा, ये जो बात अरमला हसन करी है, ये ऐसे है कि बहुत से लोग जाना चाहते हैं जी। आज कज़ाफी के अंदर जो सुपर 4 जो आगे मैच चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच आज होने वाला है। और बाकायदा तौर पर कल का जो मैच था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ी सी बात कर ले। और वो ये है कि कल श्रीलंका ने बड़े ड्रामाई अंदाज में अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान जो कि इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था क्वालिफाई करने के लिए सुपर 4 के लिए, वो क्वालिफिकेशन से क्या निकला कि वो मैच जीतना भी भूल गया और मैच भी हार गया। और मैच हार गए और वो बाहर निकल गए एशिया कप से। अब कज़ाफी स्टेडियम में जी खेले गए मैच में अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले में रसाई के लिए 292 रन का हदफ 37.1 ओवर्स में पूरा करना था और आखिरी गेंद पर 3 रन की जरूरत थी, जिसने अफगान के बड़े ड्रामाई अंदाज में ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ और अफगानिस्तान आउट हो गया। बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कल अफगानिस्तान की मैनेजमेंट टीम ने, जो टीम मैनेजमेंट थी। यस, जब इवन 289 थे, छिक्का मार के 3 गेंदों पे एक 6 लगने से वो जीत सकते थे और पहला बॉल उनको फुल टॉस मिला जो उन्होंने डक कर दिया। एंड एवरीबडी इज अमेज कि ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कि टीम मैनेजमेंट को सैक करना चाहिए सारे मामले के बाद, जो उन्होंने गैर जिम्मेदारी अफगानिस्तान के दिखाई है। दो कि आई वाज नॉट सपोर्टिंग अफगानिस्तान, आई वाज सपोर्टिंग श्रीलंका। श्रीलंका हैज बीन ग्रेट कंपेनियन टू अस। जब हमारा बहुत मुश्किल वक्त था तो श्रीलंकन टीम आई थी सबसे पहले। उनके ऊपर जब अटैक हुआ था उसके बाद फिर वो आए थे एंड दैट वाज अ वेरी ब्रेव स्टेप। दे आर लाइक रियल क्रिकेटिंग ब्रदर्स टू अस, इसमें कोई शक नहीं है। खैर जी, इसके अलावा कल हमने आपको एक खबर दी थी, उस वक्त तक वो खबर कंफर्म थी, लेकिन फिर जय शाह का मूड बदल गया और एशिया कप और इसके स्केड्यूल को, क्रिकेट को नहीं लगी होगी, उनका मूड खराब। हाँ, चाय शायद अच्छी नहीं लगी। चाय हमारी नहीं अच्छी लग सकती इंडियंस को, चाय से मसला है, चाय उनकी छेड़ है। इसलिए तो मैंने कहा है ना। तो खैर, जो जय शाह हैं जी, उनकी मनमानियां हैं और वो कहते हैं कि मैंने नहीं चेंज करना, आप क्या कर लेंगे। बारिश के बावजूद सीइंग द फोरकास्ट 2023 ये चल रहा है, जिसमें हर चीज़ ऑफिशियली आपको साइंटिफिकली नजर आती है। पीसीबी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप श्रीलंका में मैचेस रखें, हम्बनटोटा से निकाल दें, किसी और जगह ले जाए। ठीक है, पहले मैचेस मुंतकिल करने पर इत्तेफाक हुआ, आई मीन यहाँ से कोलंबो से निकाल दें, हम्बनटोटा ले जाए, लेकिन नहीं हुआ और कोलंबो में ही कराने का कह दिया गया है मैचेस। और जय शाह साहब जो है वो वर्ल्ड कप के शेड्यूल को इस वक्त ऐसा लगता है कि मजाक बना रहे हैं। दे आर जस्ट अपने जाती इंटरेस्ट के लिए क्रिकेट की गेम को अभी आज सलीम खालिक साहब ने एक्सप्रेस में लिखा हुआ है कि ये एशिया कप है या बारिश कप, यू नेवर नो, क्योंकि बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया है। अब इंडिया पाकिस्तान के और मैचेस आने, उसमें भी और मैच आने, इनफैक्ट अल्लाह करे 2 और आ जाए। नहीं, आई थिंक इंडिया का मकसद ही ये है कि कोई भी पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो कामयाब ना हो और सारा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप के मैच पे जाए और फिर ऑब्वियसली दे कैन सेल इट कमर्शियली ज्यादा महंगे पैसों में। कल कुछ देख रही थी, वैसे मैं उसको कंफर्म करके फिर शेयर करूंगी, टिकटें बड़ी महंगी इंडिया पाकिस्तान जी ऑब्वियसली, अब टिकटें, होटल्स, एवरीथिंग, फ्लाइट्स। चलिए जी, इस पे अब मेन डिटेल बात करेंगे। हो सकता है सलीम खालिक साहब लाहौर से कज़ाफी जाते जाते यहाँ का रुख कर लें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक एज यूजुअल हमारे साथ हैं, लेकिन आज बात हो रही है वंस अगेन शहरोज काशिफ के हवाले से। और शहरोज बहुत बड़ा लैंडमार्क इंशाल्लाह अचीव करने वाले हैं। 2 और 8000 को अचीव करके, सबमिट करके वो अचीव करेंगे ये गोल, और गोल ये होगा कि वो दुनिया के कम उम्र तरीन आदमी होंगे ये करने वाले। सेगमेंट में बात क्या हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे शहरोज काशिफ की, जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल है और 21 साल की उम्र में वो अब तक दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 12 चोटियां सर कर चुके हैं। और अगर इस साल वो 2 और चोटियां सर कर लेते हैं, यानी आखिरी 2 चोटियां सर कर लेते हैं, तो यूं वो दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा बन जाएंगे जिन्होंने ये बुलंद तरीन चोटियां, यानी 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियां इतनी कम उम्र में सर की हैं। शहरोज काशिफ, जो कि
11 मार्च 2002 में पैदा हुए, सिर्फ 17 साल की उम्र में यानी 14 जुलाई 2019 को शहरोज़ काशिफ ने ब्रॉड पीक सर की। ब्रॉड पीक 8000 मीटर से बुलंद एक चोटी है जो कि पाकिस्तान में वाक़या है और पाकिस्तान में वाक़या बुलंद तरीन 5 चोटियों में से एक है। ब्रॉड पीक एक 8000 है यानी 8000 मीटर से बुलंद एक चोटी है और मुश्किल चोटी है जिसको 17 साल की उम्र में शहरोज़ काशिफ ने सर किया और यूँ वो ब्रॉड बॉय कहलाए। उसके बाद एक वक्फा आता है और 11 मई 2021 को सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है और बहरहाल 8000 में बहुत सारी और मुश्किल चोटियां हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो कि क्योंकि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है तो एक अहम लैंडमार्क होता है किसी माउंटेनियर की ज़िंदगी में कि जिसने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की हो। 27 जुलाई 2021 को यानी सिर्फ 2 महीने के बाद जबकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी, 2021 27 जुलाई को उन्होंने K2 सर किया और वो K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोह-ए-पैमा थे। K2 जो है वो सबसे मुश्किल समझी जाती है, स्पेशली बॉटल नेक और जो इसका डेथ जोन है वहाँ पे K2 सर करना बहरहाल एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि शहरोज़ काशिफ ने सिर्फ 19 साल की उम्र में किया। फिर आता है 2022 का साल और 2022 का साल एक कमाल ही साल था शहरोज़ काशिफ की ज़िंदगी में, जिसमें उन्होंने दुनिया की जो बुलंद तरीन 14 चोटियाँ हैं 8000 उनमें से 6 चोटियाँ सिर्फ एक साल के कलील मुद्दत में यानी 2022 में सर की। और इन 6 बुलंद तरीन चोटियों में जो उन्होंने सर की 2022 में, इन्हीं में नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत जो कि किलर माउंटेन कहलाता है, नांगा पर्वत जो कि किसी भी माउंटेनियर का ख्वाब हो सकता है कि वो नांगा पर्वत को सर करे। और इसके जो तीनों फेसेस हैं यानी ड्यामर फेस है या फेरी मेडोज वाला फेस है या रूपल फेस है, तीनों मुश्किल तरीन हैं। और शहरोज़ काशिफ ने नांगा पर्वत सर किया, लेकिन आपको याद हो कि उस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें थी उनकी मिसिंग की। वो नांगा पर्वत की चोटी से वापस उतरते हुए फंस गए और उनके साथ फजल अली थे जो कि कमाल माउंटेनियर हैं। और ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था शहरोज़ काशिफ की फैमिली और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए। और शहरोज़ काशिफ के लिए सब ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। शहरोज़ काशिफ जो है वो सक्सेसफुल रहे नीचे उतरने में। और शहरोज़ काशिफ के बकौल की ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा था क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो जब सुबह होगी तो वो ज़िंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और हेलुसिनेशंस हो रही थी। ये 7000 मीटर से बुलंद एक जगह है यानी कैंप जो लास्ट कैंप है उससे भी ऊपर जिस जगह पर ये फंस गए थे और ये बहुत ही डेंजरस बहुत ही ख़तरनाक जगह थी। और ये समिट से थोड़ा सा नीचे थे जहाँ पर ये फंसे और इस हवाले से वहाँ से रेस्क्यू मिशन जो है ये बहुत ही मुश्किल होता है इतनी बुलंदी पर। शहरोज़ काशिफ नांगा पर्वत से बहरहाल बखैरियत वापस आए और यूँ वो नांगा पर्वत जैसी ख़तरनाक और सबसे मुश्किल चोटी सर करने में कामयाब रहे। ये 2022 में हुआ और 2022 में ही उन्होंने गिशबरूम किया 1 और गिशबरूम 2 किया यानी G1 और G2 जो है ये इन्होंने 2022 में किए। और हैरानकुन बात यह है कि 5 जुलाई 2022 को इन्होंने नांगा पर्वत जैसी मुश्किल चोटी सर की और उनके साथ वो जो वाक़या भी पेश आया। और उसके सिर्फ एक माह बाद यानी अगस्त में इन्होंने 2 चोटियाँ G1 और G2 सर की और ये दोनों भी 8000 हैं। यानी नांगा पर्वत वाले हादसे के बाद भी और वापसी पर साइकोलॉजिकली या नफ्सियाती तौर पे वो इतने मजबूत थे कि सिर्फ एक माह के बाद यानी अगस्त में ही उन्होंने गिशबरूम 1 और गिशबरूम 2 को सर किया। उसके बाद आता है 2023 और 16 अप्रैल 2023 को उन्होंने अन्नपूर्णा सर किया नेपाल में। और अन्नपूर्णा के बारे में मुख्तलिफ जो माउंटेनियर्स हैं वो एक ही राय रखते हैं और वो राय ये है कि 8000 में जो सबसे चैलेंजिंग है या सबसे मुश्किल है वो अन्नपूर्णा है। इस वक्त जो सूरत हाल लेटेस्ट है वो ये है कि वो 12 चोटियाँ सर कर चुके हैं 21 साल की उम्र में। और अगर इसी साल जिस तरह के शहरोज़ काशिफ रवाना हुए हैं तो इस साल ही अगर वो 2 और मज़ीद चोटियाँ सर करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दुनिया के कम उम्र तरीन कोह-ए-पैमा कहलाएंगे। और शहरोज़ काशिफ के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ के तमाम लोगों की और पूरे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा दुआएं और बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात कि वो जितनी जल्दी हो सकता है वो ये 2 चोटियाँ सर करें और इस साल पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हो कि जो दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन कोह-ए-पैमा है यानी शहरोज़ काशिफ उसने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अफगानिस्तान का एशिया कप में सफर तमाम हुआ। बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं और मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज था मैच देखना, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अफगानिस्तान टीम को थोड़ा सा क्रेडिट भी अमला हसन दूंगा बिकॉज उन्होंने जोर बड़ा लगाया, एफर्ट बड़ी की। इन दी एंड वो जाके पता नहीं वो ना तजर्बेकारी थी क्या था,
प्रेशर था, आई डोंट नो, बट इन द एंड मुझे समझ नहीं आया उन्होंने किया क्या। मैच तो जीत जाते, चले क्वालिफाई नहीं भी किया था। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, द हिस्टोरिकल कद्दाफी स्टेडियम, इसी स्टेडियम के अंदर श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन भी बना था 1996 इफ यू रिमेंबर। इसमें ये मैच हो रहा था सुपर 4 मरहले के लिए और 292 रन का हदफ था। 37.1 ओवर्स में अगर पूरा हो जाता तो अफगानिस्तान ने क्वालिफाई करना था। उनकी फाइट खूब रही, विकेटें गिरती रही, लेकिन रन बनते रहे, लेकिन इन द एंड ऐसा हुआ नहीं और श्रीलंका ने बहरहाल क्वालिफाई किया, क्वालिफाई कर लिया। आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होने जा रहा है इसी कद्दाफी स्टेडियम में और पाकिस्तान जो सुपर 4 मरहला है इसमें पहला मार्का होगा बांग्लादेश के खिलाफ। तो देखते हैं जी आज का मैच कैसे होगा। और इसी पे आज जो हमारे मेहमान हैं हमेशा हम उनको स्काइप के ऊपर या ऐसे जूम के ऊपर उनसे इंटरेक्ट इस वक्त हाँ हमारे साथ सलीम खालिक साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके। फॉर्मल वेलकम सलीम खालिक भाई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर सेट्स। आपने पिछले 3 साल से सलीम भाई को देखा है हमारे प्रोग्राम में आते, लेकिन पहली दफा सेट पे आए हैं तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। पहले बताएं लाहौर कैसा लग रहा है और हमारे सेट पे आना कैसा? लाहौर आपको सही सलूक कर रहा है आपके साथ? लाहौर हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन आपके सेट पे आना ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यूजुअली होता ही है कि इतनी सुबह सुबह की या तो मैं वापस चले जाता हूँ या आप लोग का शो उस दिन नहीं होता। इस बार मौका था तो बस इससे फायदा उठाया। तो हमारी एनर्जी आपको उधर बेहतर लगती है या बेहतर लग रही है? दोनों सूरतों में हमने बेहतर कहना है। बेहतर बेहतर। अच्छा सलीम साहब, आपने मैच आज भी जाहिर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन उससे पहले कल के मैच के ऊपर इमरान बड़े डिसअपॉइंटमेंट शो कर चुके हैं सुबह से कई दफा। अफगानिस्तान की एंड पे जो उन्होंने किया, कल के मैच के हवाले से क्या तज्जिया देंगे आप? जी इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पास एक गोल्डन चांस था, बहुत अच्छा खेले वो, थ्रू आउट उन्होंने इनिंग बिल्ड की और एक ऐसा मौका आ गया था कि लग रहा था बस अब ये मैच भी जीत जाएंगे और पहुंच भी जाएंगे अगले राउंड में, लेकिन आखिर में उनसे गलती हो गई। कुछ मेरे ख्याल कैलकुलेशन मिस्टेक उनसे हुई क्योंकि जब टीम मैनेजमेंट अवेयर होती है इन सब चीज़ों से तो वो बताती है कि भाई ये आप लोगों को ऐसा करना है, अगर ऐसा हो, जैसे डकवर्थ लुइस का होता है पूरा एक पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि इतने ओवर में ये इतने ओवर में तो वो नहीं बताया क्योंकि जो रूल्स मैंने भी बाद में देखे उसमें ये लिखा था कि अगर स्कोर इक्वल हो जाता तो कुछ बॉल ज्यादा भी मिल सकती थी उनको। लेकिन शायद ये पता नहीं था। फिर जो डॉट बॉल्स खेली, ये तो मेरे ख्याल में मैच से पहले भी कैलकुलेशन हुई पड़ी होती है, लेकिन उसके लिए टीम मैनेजमेंट को अवेयर होना जरूरी है। उनको खुद तो पता हो तो वो अपने प्लेयर्स को बताएंगे ना। मेरे ख्याल है वो इजी ले गए, पता ही नहीं था मुझे। एग्जैक्टली यही हुआ। आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। फिर जो डॉट बॉल्स हुई जिस तरह से तो वो तो लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये हमारी टीम होती तो पता नहीं क्या क्या इल्जाम लग चुके होते। हमारी आफत आ जाती है आज सुबह शो में। क्या बात हो रही है? इन पे भी इल्जाम लगा सकते हैं हम इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि लोग ये बात करें कि वाज देयर सम लॉजिक, कुछ ऐसा था, ये क्यों उन्होंने बॉल्स डक कर दिया फिर आउट भी होकर मैच भी दे दिया? ये तो चाय के वक्त बात करेंगे अब ऑन एयर ऐसे ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक जहन में आती है बात, लेकिन वो बाकी तो क्रिकेट बाय चांस है। ठीक क्रिकेट बाय चांस गेम है। आज के मैच के पहले तो बताइए, देखने जा रहे हैं आज आप मैच? बिल्कुल इंशाल्लाह। लाहौर आए हैं तो बिल्कुल। कैसी फील है, क्या लग रहा है, कैसा होगा आज का मैच? देखिए कल जब मैं गया था तो मुझे लाहौर में इससे पहले जो फीलिंग आ रही थी क्रिकेट मैचेस में, खासतौर पे PSL वगैरह वाली, वो नहीं थी। वैसे पूरा ग्राउंड के जितने लोग होते थे उतने लोग ही बाहर होते थे। कल क्राउड नहीं था। चले हम कह लें कि अफगानिस्तान का मैच था, उनके लोग आते हैं लेकिन ज़ाहिर पूरा ग्राउंड तो भर नहीं सकते। आज पाकिस्तान का मैच है, अब देखना आज कितने लोग आते हैं। स्टेडियम भरे या बिजली का बिल भरे, लोग तो बेचारे ये सोच रहे होंगे ना, हालात भी ऐसे। ये मैं तो सोचता हूँ ये प्ले कार्ड लेके बंदा चला जाए, खड़ा हो जाए सामने, स्टेडियम भरे कि बिल भरे। नाज़रीन को आइडिया दे दिया, आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की नजरें बद से बचाए। लास्ट मैच में जो भी हुआ, अब 2 के बेनतीजा रहा मैच, लेकिन पाकिस्तान का जो पेस अटैक था, बॉलिंग थी, बहुत जबरदस्त थी, आउटस्टैंडिंग थी। आज भी वही मोमेंटम होना चाहिए बिकॉज 2 किट्स बांग्लादेश बस स्टिल आगे हमारे इंडिया से भी मैच है। बिल्कुल, बांग्लादेश हो या जो भी टीम हो, हमें खेलना उसके साथ 100% अपना परफॉर्म करना है क्योंकि आगे बहुत अहम इवेंट्स आ रहे हैं। फिर आपको अब जाना है कोलंबो इस मैच के बाद, जहाँ पर बारिश ही बारिश है। एशिया कप बारिश कप बन जाएगा वहाँ पे, जो ये आपको पता है ये सारी बातें। तो अब जितने मौका मिल रहा है खेलने का और परफॉर्म करने का वो करना चाहिए। कॉम्बिनेशन पाकिस्तान अपने आजमाया। आपने देखा होगा पिछले मैच में इंडिया को तो हिला दिया था हमारे बॉलर्स ने, बैट्समैन की। ये जो बारिश कप बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी, बल्कि आपके आने से पहले हमला जिक्र भी करी थी, वो जो आपने लिखा उस पे बारिश कप या बारिश कप। तो ये क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं जितनी, खास तौर पे मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, हम तो वैसे ही बड़े एंथुजियास्ट हैं क्रिकेट के। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सारे लोग जो क्रिकेट टीमें खेलती हैं, उनके लिए कैसा है? मदर ऑफ ऑल
मैचेस कहा जाता है और उनको बारिश का शिकार, मतलब ऐसे बारिश का शिकार किया जा रहा है कि बचाए जा सकते हैं वो मैच अच्छी जगहों पे करवा के, सेफ जगहों पे, लेकिन नहीं, इंडिया नहीं करवा रहा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, समझ नहीं आ रहा इंडिया का मसला क्या है। एक तो हम लोग यहाँ वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, अब नजर आ रही हैं चीजें। जय शाह का कल स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा, कह रहे हैं जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी और जो उनकी इकोनॉमी के जो मईशी मसाइल है उसकी वजह से हमने पूरा इवेंट वहाँ नहीं कराया। अब सिक्योरिटी मसाइल क्या है, सारी टीमें तो यहाँ आके खेल चुकी हैं सिवाय इंडिया के, और इंडियन खुद यहाँ घूम रहे हैं। आपने देखा होगा राजीव शुक्ला वगैरह। और श्रीलंका में क्या, वो अमेरिका को कर्ज दे रहे हैं श्रीलंका, वो खुद बैंकक्रप्ट हो चुका है श्रीलंका। वहाँ पे कौन सा मईशी और इकोनॉमी का मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई गर्ज होनी चाहिए। सिक्योरिटी के क्या रीजन, 3 दफा तो इंडिया खुद अपने मैचेस रीस्केड्यूल वर्ल्ड कप के कर चुका है ड्यू टू सिक्योरिटी। असल है कि उनको शायद डर है, उनको डर ये है कि भाई हमको पाकिस्तान ने अगर हरा दिया वर्ल्ड कप से कबल तो हमारे प्लेयर्स का मोराल भी नीचे आएगा और इवेंट पे भी, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है उस पे भी असर पड़ेगा। तो कह रहे चलो अच्छा बारिश होता रहे आधा, उस मैच में तो बारिश ने उनको बचा लिया, वरना आप यकीन माने मुझे तो लग रहा था रिजवान और बाबरी हमारे कर लेंगे और हमने किया हुआ भी है, हमने विदाउट एनी विकेट हमने उनको हराया, वर्ल्ड कप के मैच में हराया। और शायद यही वजह, एक इंडियन वफ्द भी पाकिस्तान में चेयरमैन से भी मिला है, उसके आने का मकसद महज सलामती है, उसका कोई नताइज नहीं निकल रहे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ताल्लुकात? नहीं, देखें इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान का भी कुछ हो भी नहीं सकता। इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं तो वो मोदी कभी भी नहीं चाहेंगे कि क्रिकेट ताल्लुकात बहाल करें, क्योंकि वो तो एंटी पाकिस्तान का चूरन बेच के ही फिर वो चलते हैं अपना। हाँ, तो ये आए हैं बस ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना जाएंगे वापस। कोई लेकिन ये नहीं समझे कि कोई ब्रेक थ्रू आ जाएगा पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट रिलेशन। मैंने कल जो 11 देखी है प्लेइंग, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे में फहीम अशरफ वापस आ रहे हैं वापस। हाउ इज दिस चेंज? आमिर नवाज नहीं है और फहीम है उनकी जगह। जी बिल्कुल, अच्छा है, मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स आपके स्क्वाड का हिस्सा है, जहां जरूरत है वहां उनको खिला के रखना चाहिए। तो हो सकता है फहीम भी परफॉर्म कर जाए। फहीम का एडवांटेज ये है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं अक्सर। टेस्ट मैचों में तो देखा गया है कि उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली। हाँ, लेकिन सलीम भाई ये कंपैरिजन किया जा रहा था श्रीलंका और पाकिस्तान की विकेट का। हमारे एक दोस्त ने क्रिकेट को बड़ा समझते हैं, उन्होंने कहा कि ये चेंज ठीक होता अगर ये मैच भी श्रीलंका में होता। अगर ये मैच कजाफी में हो रहा है तो नवाज का होना ज्यादा बेहतर था एज पर हिम। आप इसको कैसे देखते हैं? कजाफी की पिच मुझे तो लग रही है आइडियल बैटिंग। यहाँ पर तो स्कोर भी खूब बनेगा अगर अच्छा परफॉर्म किया पहले खेल के। तो श्रीलंका की पिचेस पे स्कोर नहीं बनता। तो यहाँ, और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश ऐसा भी नहीं है कि उनसे स्पिनर्स ना खेले जाएं, उनके पास खुद भी स्पिनर्स है और वो खेल रहे हैं। एशियन कंट्रीज वैसे ही खेल रही होती है। दे आर द स्ट्रॉन्ग साइड, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट पे आए, और जब भी आप लाहौर आया करें हमें आया करें, हमसे बात क्या करें। और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, कोच को बड़े बेहतर अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आज के मैच के हवाले से हमारी उम्मीदें अच्छी हैं कि पाकिस्तान ने जो पिछले मैच में एक मोमेंटम बनाया हुआ है, आज के मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और बांग्लादेश को हरा के आगे। इंडिया के साथ हमारी और तैयारी पक्की। छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई, ओके, इंशाल्लाह मैच तो हम जीत ही जाएंगे। सो ब्रेक लेनी है? यस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में तारीख रकम की है। उन्होंने बलूचिस्तान की पहली खातून एसएसपी बनने का एजाज हासिल हुआ है। हम बात कर रहे हैं फरियाल फरीद साहिबा की, जिन्होंने एसएसपी जाफराबाद का चार्ज लेकर काम शुरू कर दिया। और बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार दोनों जो हस्बैंड और वाइफ हैं एक ही डिवीजन में तैनात हुए हैं। और उनके खामिन जो है डॉक्टर मोहम्मद समी मलिक एसएसपी नसीराबाद तैनात हुए हैं और वो एसएसपी जाफराबाद हैं। और इस वक्त मोहतरमा फरियाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अचीवमेंट में उनसे बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से बात करें और वहाँ पे खातून की रिप्रेजेंटेशन होना और इतने अहम ओहदे के ऊपर होना डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फरियाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नसीराबाद और जाफराबाद की सारी माशाल्लाह पावर एक ही घर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें जान के भी, और आई बिलीव बड़ा इंस्पिरेशनल है जो लोग ये कर रहे हैं। दो के एक बड़ा रस्मी सा सवाल है लेकिन पूछना ज़रूरी है, क्या ये सफ़र आपका और सर का इकट्ठा शुरू हुआ या फिर इत्तेफाक से किस्मत ने मिला दिया? कैसे हो गया ये? नहीं, आपने पहले बात की कि पावर कहाँ, मुझे लगता है कि पावर से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ही घर में दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड पुट इट दिस वे, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आई एम ग्लैड कि हम लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और
हमारी बाउंड्रीज जो है वो अभी बहुत डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्रीज, तो बहुत सारी चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है। हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, इसको किस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड हम लोगों की इकट्ठे पोस्टिंग इधर हुई एंड वी जॉइंड आवर स्टेशंस टुगेदर। Great. अच्छा फयाल साहब, ऑब्वियसली हम बलूचिस्तान में बात करें ख़वातीन के लिए, और आप पहली खातून हैं वहाँ की जिन्होंने चार्ज संभाला भी है। चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ होते हैं ख़वातीन के लिए, ये आपको भी पता है, और इलाके पे भी डिपेंड करते हैं। आपके इस सफ़र के अंदर जो चैलेंजेस रहे, और माशाल्लाह अब आप इस पोजीशन के ऊपर सर्व करने जा रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों की भी हम बात करें, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं, हुए भी हैं और आगे हो भी सकते हैं, और आप उनको किस तरह से केटर करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक बात की। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, हम जब भी कोई नया स्टेप लेते हैं उसके साथ नए चैलेंजेस आते हैं। तो एज अ फीमेल अगर मैं बात करूँ तो हर खातून को जो काम करती हैं और जो हाउसवाइफ्स हैं या जो बाहर निकल के काम करते हैं घर से, सबको डिफरेंट चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो जब मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की तो उस टाइम पर ट्रेनिंग और फिर बाकी सारी चीजें, इनिशियल पोस्टिंग्स, वो एक अलग चैलेंज था। नाउ व्हेन आई एम पोस्टेड एट बलूचिस्तान, तो इधर डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, नॉर्म्स डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट हैं, क्राइम डिफरेंट है। तो उस वजह से उन सारी चीज़ों को लर्न करना, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और फिर उनका मुकाबला करना और लोगों के लिए बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो आई थिंक कि चैलेंजेस हर जगह होते हैं, जो काम आप करते हैं उनमें चैलेंजेस होते हैं, बट हाउ यू ओवरकम दोज चैलेंजेस, दैट इज़ द एक्चुअल वे। तो मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, मुझे पता है यहाँ पर डिफरेंट चैलेंजेस हैं, शेयर्ड बाउंड्री विद अदर प्रोविंस है, विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स है, लोग हैं, क्राइम है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और आई एम होपफुल कि उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके तो कोई ना कोई बेहतर जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपका इस सीट पे होना ही बड़ा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि खवातीन बेचारी तो थानों में नहीं जा सकती। मैं आम कंप्लेनेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बहुत बेहतर समझती हैं। और फिर अगर उनको ये मालूम हो कि उन जैसी एक खातून एक अच्छे ओहदे पे मौजूद हैं, तो आई बिलीव बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपको देख के बहुत बच्चियाँ कॉन्फिडेंस ले रही होंगी। लेकिन मैं फिर ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने बीइंग स्टूडेंट क्या ये सोचा था फरियाल फरीद साहिबा कि यू विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर समडे, या फिर इत्तेफाक से ये हो गया? एक मेल डोमिनेंट महकमा है और बड़ा चैलेंजिंग भी है एट द सेम टाइम। सो आपने कब ये फैसला किया या कब किस्मत आपको इस जानिब लेके आई? वेयर डिड इट स्टार्ट? आई मीन लोग तो शुरू में बड़ा डिस्करेज भी करते हैं ना जब आप शुरू करते हैं। We have lost your audio. आप हमें सुन पा रही हैं एसएसपी साहब? आई थिंक हमारी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है। वी ट्राई टू रिकनेक्ट। हमारे साथ फरियाल फरीद एसएसपी जाफराबाद मौजूद हैं, उनसे हम उनके काम के हवाले से बात करें। फरियाल साहब सुन पा रही हैं आप हमें? देयर इज़ सम लैग। आई थिंक दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पे ऐसी जो ख़वातीन हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने का एक मकसद ये भी होता है, एक तो उनकी अपनी जर्नी के ऊपर बात की जाए, उनकी अचीवमेंट पे बात की जाए, विद दैट वो कितनी इंस्पिरेशनल हैं सोशली, इस पे भी लोगों तक उनका मैसेज पहुँचाया जाए। सो फरियाल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप वी गेट कनेक्टेड वंस अगेन। बात हो जाए, लेकिन अभी हम बात जिस तरह से उन्होंने खुद भी कहा कि बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि चैलेंजेस ऑब्वियसली उस इलाके के बड़े मुख्तलिफ होते हैं और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अटैच होना, वहाँ क्राइम्स एंड दीगर चीज़ें, ये बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है और डिफ़िकल्ट भी हो जाता है एज ए विमेन आपको इस तरह के मेल डोमिनेंट इदारे के अंदर सर्व करना। तो इसी तरह से हम उनसे बात भी करेंगे। फरियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरियाल साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। इमरान ने सवाल किया था। इमरान, हाँ, मेरा सवाल ये था, मैं मुख्तसर कर देता हूँ कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? क्या शुरू से सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी या किस्मत ले आई? और बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और आ रहे होते हैं ऐसी चैलेंजिंग फील्ड की जाने, तो ये कैसे हुआ? नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आपने कोई काम होता है तो वो ऑल ऑफ द सडन नहीं होता। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने आपसे जो काम लेना होता है वो अल्लाह ताला आपको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं।
तो मेरा एज अ स्टूडेंट भी ये था कि मैंने कोई इस तरह का काम करना है जो एक तो जिसमें डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन हो। तो मैंने एक्सप्लोर की ऑप्शंस, तो जो मुझे सूट किया ऑप्शन वो सिविल सर्विस था। तो फिर सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आई लैंडेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और इट वाज ऑल आई शुड से कि आई हैड इट इन माय माइंड कि मैंने कोई इस तरह का काम करना है, तो जिसमें मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, बेहतर तरीके से जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज हैं उनको देखकर लोगों को सर्व कर सकूं। तो आई हैड इट इन माय माइंड सिंस द स्टार्ट कि मैंने पब्लिक सर्विस ज्वाइन करनी है। अमेजिंग कि अगर आपका एक गोल सेट था और आपने उस गोल को सेट किया कि आपने फोर्सेस में आना है, दैट्स वेरी अमेजिंग। बहुत सारी बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे आपने अभी खुद भी अपने कहा कि चैलेंजेस होते हैं, मेल डोमिनेंट इदारा है, वहाँ पे काम करना, सर्व करना। अब उन चैलेंजेस को केटर जिस तरह से आपने या ओवरकम किया, आप क्या मैसेज देंगी उन बच्चियों को, उन खवातीन को जो आप ही की तरह इस तरह फोर्सेस में आना चाहती हैं, जिस तरह आपने कहा कि आपके इंटरेस्ट है कि पब्लिक इंटरेक्शन में आए, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? आपने जैसे खुद कहा कि चैलेंजेस हर चीज़ के साथ आते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। अगर आप मेहनत करते जाएं तो आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की दुआएं हो, आपकी मेहनत हो और अल्लाह ताला की मदद हो, तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ जो है वो आपको रोक नहीं सकती आपके गोल तक पहुंचने में। एंड वन लास्ट थिंग फयाल साहिबा, क्या मुस्तकबिल में इरादे हैं? अब आपको अल्लाह ने एक अच्छी जगह दे दी है। अक्सर जब लोग ऑफिसर बन जाते हैं तो वो फिर अपने वो गोल्स भूल जाते हैं जिनको लेकर वो आए थे। तो आपके क्या इरादे हैं, क्या चेंज आप चाहती हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में हो कि अल्लाह मुझसे ये करा ले तो मैं बहुत मुतमईन हो जाऊंगी, वो एंड पे हमें बता दीजिए एंड देन विल साइन आउट। मैं यहाँ पर एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। मेरी बहुत सारी गोल्स हैं। एक तो ये कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर किया जाए, दूसरा ये कि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी जगह पर बैठी हुई हूँ जहाँ पर खवातीन जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं खवातीन के साथ उनके मसाइल खुद सुनूं और उनको खुद हल करूं और उनके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऐसे इंतजाम करूं कि उनको भी ये फील हो कि यहाँ पर एक खातून डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आई थी और उसने जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फरियाल साहिबा, बहुत अच्छा लगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू और अल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल में कामयाब करे और आपके इरादे पूरे हों। थैंक यू वेरी मच फरियाल फरीद साहिबा हमारे जी। प्रोग्राम का हमने फरियाल साहिबा से तो बात कर ली, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अब खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। दोनों टीमों को हम बेस्ट विशेस कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई बिलीव कि जो भी क्राउड आता है, और मैं एक हमेशा क्राउड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी होम टीम को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट टीम है ना उसको सपोर्ट करना बहुत बड़े जेस्चर की बात होती है। एंड वी पाकिस्तानीज डू दैट, मतलब हम करते ही हैं। दो कि मैं अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट करना मुझे कुछ खास पसंद नहीं, मेरी ज़ाती चॉइस है ये, लेकिन आप बांग्लादेश टीम को भी सपोर्ट करें। मैच देखिए, उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा और आने वाले मैचेस पाकिस्तान इंडिया के जो है वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, भरपूर दिन गुजारिए, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, कम से कम 30 मिनट तो निकाल ही लीजिए। एंजॉय योरसेल्फ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।